सन 2019 नवंबर में चाइना की वेट मार्केट से कोरोना वायरस की अफजाइश की इत्तला मिली और 1.5 माह के अरसे में न सिर्फ चाइना में तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 94,600 हो गई, बल्कि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की मौजूदगी के शवाहिद मिलने लगे। 3 दिसंबर 2019 चाइना ने आलमी इदारा सेहत से इस मामले में मदद तलब की और 31 जनवरी 2020 तक बढ़ते केसेस के पेश नज़र आलमी इमरजेंसी बराए सेहत नाफिज कर दी गई। 3 मार्च 2020 को दुनिया भर में वायरस की तबाहकारियों से बचने के लिए सफरी पाबंदी नाफिज कर दी गई। चूँकि मर्ज वबाई था तो तमाम एहतियाती तदाबीर, SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एहतियातों के बावजूद भी मर्ज फैलता ही चला गया और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इस वबा से महफूज न रह सका। 26 फरवरी को पहले केस की तस्दीक के बाद 18 मार्च तक पाकिस्तान के तमाम सूबों से कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस सामने आने लगे। 15 जून को पाकिस्तान में 6,825 नए केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान कोरोना मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 28वें नंबर पर आ गया। मुल्क में लॉकडाउन लगाकर इस सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, मगर वबा की दूसरी लहर बहुत मोहलिक साबित हुई। ये हालत काफ़ी परेशान कुन और तशवीशनाक थी। जहाँ मईशत का पहिया रुका, वहीं शरह अमवात तेज़ी से बढ़ती गई। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हुआ, जो कि कैंसिनो बायोलॉजिक्स, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद और 5 दीगर इदारों के तावन से हुआ। सर, पहले तो ये बताइए कि जो कोविड-19 के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि इसके साथ डिफरेंट लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं आदमियों में, और औरतों में इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई माइक्रोचिप इंसर्ट हो जाती है। तो इसके बारे में सर प्लीज़ कुछ बताइए। देखें, मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि वो शुतर बेमहार है, और उसको मेरा नहीं है ख्याल कि कोई भी मुल्क चाहे कितना भी ताकतवर है या कोई भी एजेंसी उसको टेम कर सकी है, और ना मेरा ख्याल है कर सकेगी। और वो बड़ा पावरफुल टूल है, मगर मोस्टली बीइंग अब्यूज्ड दैन यूज्ड, और वो मिसपरसेप्शंस फैलाने में बहुत चैम्पियन है। मैं एज ए डॉक्टर, देखें मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, तो मैं रोज़ कोरोना के ICU में और आइसोलेशन में बहुत मरीज़ देखता हूँ, और मैं अनफॉर्चुनेटली कई 100 डेथ्स मैंने डिक्लेयर की होंगी कोविड की। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हकीकत भी यही है। तो मुझे आज अगर मैं अपने लिए सोचूं तो मुझे कोरोना से बहुत डर लगता है, मुझे वैक्सीन से बिल्कुल डर नहीं लगता। और इसलिए मुझे कोरोना से डर लगता है कि इसकी बहुत पेनफुल, सारी मौत पेनफुल होती हैं, और अपने लिए भी और इर्द गिर्द के अपने रिश्तेदारों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सा माहौल हो जाता है कि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं सांस के लिए, आपको सांस नहीं आ रहा होता, और वो सांस का ना आना ऑब्वियसली कितनी बड़ी पैनिक है। आपका सांस 2 मिनट भी रोक दिया जाए तो आपको पता है। तो ये बहुत एक, और उसको इस तरह हम हार्ट रेट देखते हैं कि आसमानों पे चला जाता है, कैटकोलामिन सर्जेस, बिकॉज स्ट्रेस बहुत है, जाहिर है किसी में भी होगी। दूसरा, इसका जो एक आंसर ये बहुत बुरा है कि बाकी मौत जो होती है उसमें आपके बच्चों ने आपके पाँव पकड़े होते हैं, आपके रिश्तेदारों ने कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, उस दवाएं कर रहे होते हैं, और एक आप बड़ी अच्छे माहौल पैदा हो रहा होता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे आप अकेले होते हैं, आपके ना कोई रिश्तेदार आ सकता है, आपको ये भी नहीं पता होता कि मैं मरूँगा तो मेरी कोई डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगा सकेगा या दफनाया जाएगा। देयर सो मैनी अनसर्टनटी। तो इसलिए वैक्सीन से तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वैक्सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह
बिल्कुल सेफ़ है। ये वही वैक्सीन है जो हम फ्लू की साल साल लगाते रहे हैं, या हम निमोनिया की लगाते हैं। ये वही वैक्सीन्स हैं, कोई इसमें कोई ख़ास नहीं। और इसका कोई भी किसी भी इवन मैसेंजर आरएनए वाली वैक्सीन जो हैं, हमारी तो वो है भी नहीं है, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन हैं उन पे भी कोई वो डीएनए को नहीं बदलती आपका, ना उनका कोई इफ़ेक्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में हम नहीं देते ये वैक्सीन, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमने फ़ेज़ 1 ट्रायल ही नहीं किए हुए, और ना हम लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को, माएँ उनको देते हैं, क्योंकि उसमें हमें बच्चे पे भी नहीं इफ़ेक्ट पता, माँ पे भी नहीं पता। अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं है कि आप बाद में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। 100% हो सकते हैं, मर्द बच्चे पैदा कर सकते हैं, औरतें बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, और ये भी कहना गलत है कि मेरे में चिप चली जाएगी और मुझे ट्रेस कर लिया जाएगा। ये सब मिथ्स हैं, देयर आर नो फैक्ट्स अबाउट इट। इमीडिएट 5% को छोटा मोटा, क्योंकि ओबियसली एक प्रोटीन आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको फीवर होता है, आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो आपको फीवर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पैरासीटामोल की गोली खानी पड़ेगी, ना कोई इससे एलर्जी है, ना एनाफिलैक्सिस है। और लॉन्ग टर्म इसके अभी खैर हमें टू बी ऑनेस्ट हमारा इसके साथ तजर्बा ही तकरीबन 4 माह का है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये वही वैक्सीन का टेक्नोलॉजी है जो पहले यूज़ होती रही है, तो लॉन्ग टर्म हमारे ख्याल में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि ओवर द टाइम आपकी एंटीबॉडी जो आपकी बनती हैं कोविड को फाइट करने के लिए, कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, उसकी एस प्रोटीन की एंटीबॉडीज़ वो गिरती जाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम एक और डोज़ आपको देंगे, दोबारा वैक्सीन देंगे, या एक और स्टडी हम शुरू करने लगे हैं जहाँ पे हम 2 वैक्सीन्स इकट्ठी आपको एक ही वक्त में लगाएंगे। आपके राइट डायल्टॉल में कैंसिनो लगाएंगे, लेफ़्ट में हम स्पुतनिक 5 लगाएंगे। तो उससे हमारा ख्याल है कि एंटीबॉडी ज़्यादा भी बनेगी और फाल भी रहेंगी काफ़ी देर तक। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। जब मैंने यहाँ से वैक्सीन करवाई थी तो इनिशियली बिकॉज आई एम बेसिकली वायरोलॉजिस्ट हूँ, तो आई नो कि इस वैक्सीन के अंदर क्या है। आई नो दिस वैक्सीन जो है बनी हुई है एडिनो 5 के, और इसके अंदर की उसकी बैकबोन यूज़ करके इसके अंदर जो है एस प्रोटीन की जीन डाला हुआ है। एंड बिकॉज एस प्रोटीन जो है स्पाइक प्रोटीन है जो दैट विल एक्ट एज एन एंटीजन, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और डेफिनेटली इट विल प्रोटेक्ट इट। जैसा कि आजकल हमें पता भी चल रहा है कि थोड़े से वायरस के अंदर जो है हैंडकुक जो वायरस नई स्ट्रेन आई है उसमें चेंज आई है, लेकिन बिकॉज वायरस इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कि स्टिल आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस वैक्सीन विल गो 2 और 3 ईयर जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद से आ रही है। उसको हमने रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया हुआ है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वो हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप जो सेकंड टास्क है वो ये है कि हम जो सैंपल्स आ रहे हैं वो उन लोगों के जिनकी वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पे, उनके सैंपल्स को हमने प्रोसेस करना होता है, और प्रोसेस करके हमने उनकी स्टोरेज करनी होती है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उन प्रोसेस स्पेसिमेंट्स को हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद को शिप करना होता है, जो कि वहाँ से कनाडा को शिप कर दिए जाएंगे। सर ये बताएं कि जिनको कोरोना हो चुका है क्या वो भी वैक्सीन के कैंडिडेट हैं? देखें, जब आपको कोरोना होता है अगर, तो आपको बिल्कुल माइल्ड सा कोरोना हो, या आप एसिम्टोमेटिक हों कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कोरोना हुआ है, घर में किसी और को हुआ है तो आप अपना टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है आप भी पॉजिटिव हैं, जिनको हम कहते हैं कि बगैर अलामात के, या आपको बहुत थोड़ा जिस्म में दर्द या हल्का सा बुखार हुआ तो आप ठीक हो गए, आप नेगेटिव हो गए, उनको तो एंटीबॉडीज़ बनती नहीं हैं। हमारा ये उनको इम्यूनिटी अगर बनी होती भी है तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, तो उनको तो डेफिनेटली वैक्सीन चाहिए। कुछ जो मॉडरेटली सीवियर
या सीवियर जिनको होता है उनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उसके फिर उनको चाहिए कि आईजीजी अपनी चेक कराएं अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। तो वो बड़ी इजीली कराई जा सकती हैं, चंद 100 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है। तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी एडिक्वेट एंटीबॉडी टीटर है। अब ये कहना कि एडिक्वेट एंटीबॉडी टीटर क्या है बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उनका 50 से अबव है, क्योंकि कट ऑफ उसका 1 है तो 50 टाइम्स है तो एडिक्वेट है। अगर उनका 5 to 10 है तो हम समझते हैं कि उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है ये अगेंस्ट उस वायरस के नहीं है, ये एस प्रोटीन्स हैं जो उनकी सतह पे बाहर होती है, जो कांटे हैं जिन कांटों से ये अटैच होती है आपके बॉडी में, उसको टारगेट करती है। तो ये कम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इसलिए उनको ज़रूर करा लेनी चाहिए। इस तमाम प्रोजेक्ट में जो सबसे गैर मामूली बात रही है वो ये है कि एक मॉडल ऑफ एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज बनाया गया, जिसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे बशमूल कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद और AJM फार्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने हमें पिछले 4 महीनों में इस हद तक सपोर्ट किया कि हम 5000 रज़ाकार लाहौर में रिक्रूट कर सकें, इस स्टडी में शामिल कर सकें, उनको 1 साल के लिए फॉलोअप करेंगे फ़ोन कॉल्स के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि इस स्टडी के नताइज जब आएंगे तो करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण होगी कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें। ट्रायल है, इसमें आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और जो वॉलंटियर्स हैं उनके क्या क्वेश्चन, क्या कंसर्न्स होते हैं? हमारा एक्सपीरियंस इधर बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ पर लोगों के डिफरेंट कंसर्न्स थे और डिफरेंट लोगों के सवालात थे, जो ओवर टाइम हम लोग ने उनको समझाया और उन्होंने ख़ुद देखा, फिर ओवर टाइम वो और बेहतर है, लोगों में एक्सेप्टेंस आई। शुरू में अभी तक हम लोग ने 3500 लोगों से ज़्यादा वैक्सीनेशंस कर चुके हैं और अभी और भी लोग आ रहे हैं। और जहाँ तक उनके सवालात की बात है वो बहुत मुख्तलिफ थे, जैसे कि हमें मास्क क्यों पहनना पड़े अगर हम लोग ने वैक्सीनेशन करा चुके हैं, म्यूटेटेड वायरस क्या होता है, और जैसे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट वैक्सीनेशंस आ रही हैं उसके बारे में लोगों के सवालात है कि कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर है, और ये कि बड़े लोग बुज़ुर्ग लोग लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। उसके अलावा और भी बहुत मुख्तलिफ सवाल, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस अगर लोगों को होते हैं तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे वो वैक्सीनेशन उन पर असर करती है। तो वो फिर हम लोग ने उनको प्रॉपर डील किया, हमारी अपनी टीम ने प्रॉपर उनको समझाया और उन्होंने ख़ुद देखा कि कैसे उनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है और जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से अब और लोगों में एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस आई है और वो अब और आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। आखिर में सर ये बताएं कि कोविड-19 से हमारी जान कैसे छूटेगी? देखें, मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि पलक झपकते हुए छूट जाए। एज ए मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मेरा ईमान है कि ये वायरस अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आई और ना आ सकती है और ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जाएगी। तो दूसरा, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, मैं समझता हूँ कि जब आप हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देंगे, सस्टेन्ड हर्ड इम्यूनिटी, जो ये समझते हैं लोग कि क्योंकि कोरोना इतने लोगों को हो जाएगा, वो बहुत गलत तरीका है। क्योंकि कोरोना की मोर्टेलिटी जो आप मिनिमम भी लगाएं 3% है, तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए आपको 15 करोड़ लोग इन्फेक्ट कराने पड़ेंगे। तो अगर 3% 15 करोड़ की मोर्टेलिटी होगी तो वो काफ़ी लाखों में चली जाएगी। तो अल्लाह ना करे कि इस तरफ जाएं। आप सेफ़ तरीके से हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करें और उसका यही तरीका है कि आप एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करें बाय वैक्सीनेशन, टी सेल एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो वो होगी जब आप 75% अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर चुकेंगे इफेक्टिवली, तो तब आपकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ख़त्म होगी और आप न्यू नॉर्मल से अपने नॉर्मल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सर, एज अ चांसलर, UHS ने कैंसिनो फ़ेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट किया है अगेंस्ट कोविड-19 वैक्सीन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए चांसलर
of all the universities in पंजाब, मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए फ्रंट लाइन पे अपना रोल जो है अदा किया है। और जावेद अकरम साहब जो कि हमारे वाइस चांसलर हैं, उन्होंने तो हर चीज़ में लीड ली है और उन्होंने ये टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन अंडर माय इंस्ट्रक्शन जो बनाई थी, उससे लाखों लोग जो हैं वो घर बैठे अपने आप को चेकअप करवा सकते थे, जिससे हस्पतालों पे बर्डन जो था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ। अब जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर अब निज़ाम जो है हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन का ट्रायल जो है जावेद अकरम साहब ने यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, ये नहायत ही काबिल तहसीन है। और मुझे ये खुशी है कि मैंने भी इसमें ख़ुद ज़ाती तौर पर और मेरी बेगम साहबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वैक्सीनेशन अपने आप को करवाया है और इंशाल्लाह दिस फाइनल स्टेजेस विल बी सक्सेसफुल एंड आई होप एंड विश कि ये वैक्सीनेशन जो है पाकिस्तान में तमाम लोगों को जल्द अवेलेबल हो जाएगी। आलमी वबा के अंधेरे के बाद ये वैक्सीन एक नए सवेरे की नवीद सुनाती है। अपनी और अपने प्यारों की सेहत के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और ज़िंदगी को फिर से ज़िंदगी की तरफ ले आएं।